हम लोग बात कर रहे थे पट्टे पे, स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में। इसका मतलब पट्टा स्थावर संपत्ति का होगा। और स्थावर संपत्ति की डेफिनेशन कहां से लेंगे? धारा 3 से। स्थावर संपत्ति में भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ और भूबद्ध वस्तुएं तीनों ये शामिल मानी गई थी। तो इसका मतलब भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभों इनका भी पट्टा ये हो सकता है। क्यों कहता है स्थावर संपत्ति के पट्टों के विषय में? तो स्थावर संपत्ति जब भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ हैं, इसका मतलब ये होगा कि पट्टे की विषय वस्तु भूमि से उत्पन्न होने वाले लाभ ये होते हैं। और आप दैनंदिन जीवन में, रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में इस चीज को देखेंगे भी खूब। उनका लाख निकालने का पट्टा, मछली निकालने का पट्टा, तो मछली निकालने के अधिकार का पट्टा हो गया। मछली निकालने का अधिकार आप चाहो टेंजिबल हो जाए, दिखाई दे, विजिबल हो, नहीं दिखाई देता, वो एक अधिकार है जो अमूर्त, जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसका पट्टा ये होता है। क्यों? वो भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ है और इसलिए स्थावर संपत्ति। पट्टा एक ऐसा संपत्ति का अंतरण है जो विक्रय के बाद मेरे ख्याल से सर्वाधिक ये होता होगा। दाम भी इतना नहीं होता और विनिमय ये तो बहुत रेयर आपको दिखाई देगा। ठीक है, बंधक, विक्रय और पट्टे, ये 3 प्रकार के संपत्ति के अंतरण है जो बहुधा ये बहुतायत से समाज के भीतर होते हैं और रेगुलरली आपके आसपास ये घटित होते हुए दिखाई देंगे। पट्टे, ठीक है, किराएदारी के सूरत इसके भी होते हैं। ठीक है, पट्टा किराएदारी की सूरत का होता है। मीनिंग कर भाई एक चीज यहीं पर समझ लेनी चाहिए कि विधायिका को ताकत रहती है कि वो बड़ी चीज में से कुछ चीजों को अलग करके, ठीक है, उन्हें अलग प्रकार की के विषयों की मान्यता ये दे सकती है। जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, देखा था इंडस्ट्री ये शायद संवर्ती सूची का विषय था संभव था, और कुछ प्रकार की इंडस्ट्रीज उन्होंने स्टेट को दे दी थी और कुछ प्रकार की इंडस्ट्रीज उन्होंने, ठीक है, केंद्र उसे दे दी थी। रक्षा, डिफेंस की जो इंडस्ट्री थी वो केंद्र के पास थी। शुगर इंडस्ट्री केंद्र के पास थी। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हम लोगों ने देखी थी। इसका मतलब उद्योग एक बड़ी बात है और उद्योग में विभिन्न प्रकार के उद्योग, रक्षा उद्योग, खड़सारी उद्योग, ठीक है, ऑटोमोबाइल का उद्योग, बहुत सारे उद्योग ये शामिल है। तो उद्योगों के महत्व के मुताबिक अगर किसी उद्योग के लिए ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पर एक पॉलिसी चाहिए तो उन्होंने उद्योग में से उसे निकाल करके उसे केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट उसमें रख दिया था और शेष स्टेट या कंक्यूरेंट लिस्ट वहां उन्होंने उसे रख रखा था। ऐसे ही पट्टा एक बड़ी चीज है, ठीक है, लेकिन कई बार आवासीय समस्या को हल करने के लिए, कहां? अर्बन एरियाज में, यानी जो शहरी क्षेत्र है वहां अर्बन एरियाज में वो क्या करते हैं? आवासीय समस्या को हल करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के पट्टों को किराएदारी का नाम देकर किराया नियंत्रण अधिनियमों के अधीन ये कर देते हैं। तो मूलतः स्वभाव में, प्रकृति में वो पट्टा ही होता है, लेकिन वो पट्टा टीपीए से शासित नहीं होता, बल्कि किराया नियंत्रण अधिनियमों उनसे शासित होता है। जैसे जो नया रेंट एंड कंट्रोल एक्ट आया, इस नए रेंट एंड कंट्रोल एक्ट से पूर्व जो रेंट एंड कंट्रोल एक्ट था उसमें क्या रहता था? उन्होंने कहा 2000 रुपए तक की
2,000 रुपए तक की किराएदारी ये है, और ये उस प्रकार निर्मित की गई है जिस प्रकार से पुराने रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में बताई गई है। तो प्रकृति से वो पट्टा ही है, लेकिन फिर भी उसे क्या बोला जाएगा? ठीक है, किराएदारी का निर्माण किया जाना, ये उस व्यवहार को सारे को हम कहेंगे, उसे पट्टा नहीं कहेंगे, क्योंकि उस विशिष्ट व्यवहार को प्रकृति से पट्टा होते हुए भी विधायिका के द्वारा एक सेपरेट नाम ये दे दिया गया। ठीक है, अब मान लीजिए 2,000 या 1,000 रुपए तक की किराएदारी, ठीक है, ये निर्मित की गई उसी इलाके में जहां रेंट एंड कंट्रोल एक्ट लागू है, लेकिन उस तरह निर्मित नहीं हुई। ठीक है, जिस तरह रेंट एंड कंट्रोल एक्ट उस किराएदारी का निर्माण बताता है, ठीक है, उस तरह निर्मित नहीं हुई, तो वो किराएदारी, ठीक है, पट्टा ही मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसे पट्टे जिनमें किराया एक निश्चित रकम, ठीक है, इस तक है, उनके बारे में एक अलग अधिनियम ये पारित किया गया, और उस अधिनियम, वो अधिनियम ये कहता है कि इतनी धनराशि तक के पट्टे ये अगर निर्मित किए गए, ठीक है, तो उन पट्टों के संबंध में कोई विवाद होने पर सिविल कोर्ट ये संज्ञान नहीं लेगा। तब जो न्यायालय उन विवादों का समाधान करेगा वो कौन सा होगा? लघुवाद न्यायालय, स्मॉल काजेस कोर्ट। हालांकि स्मॉल काजेस कोर्ट की जो अधिकारिता है, जो जुडिक्शन है, वो उन्हीं न्यायालयों को प्राप्त होता है जिन्हें आप सिविल न्यायालय के रूप में, ठीक है, ये जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब वे उस प्रकार के पट्टों की, ठीक है, सुनवाई कर रहे होते हैं, उस समय वे क्या कहलाते हैं? लघुवाद न्यायालय। व्यक्ति एक होता है, उसकी हैसियतें अलग अलग ये हो सकती हैं। एक व्यक्ति हर समय हर वक्त एक हैसियत धारण करे, ऐसा नहीं होता। हमने आपसे कई बार वार्ता की है, कई बार बातचीत की कि आप जब अपने घर पर होते हैं तो अपने पिता के पुत्र हैं, लेकिन जब आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में आपकी हैसियत भिन्न है और पिता के पुत्र के रूप में आपकी हैसियत भिन्न है। उस रूप में आपको जिन कर्तव्यों का निर्वहन करना है, कॉलेज के स्टूडेंट के तौर पर आपको उन कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करना है। व्यक्ति की हैसियतें अलग अलग होती हैं। आप कचहरी में देखते हैं, उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ठीक है, तो सेशन जज की अधिकारिता का जब वो प्रयोग करता है, उस समय वो दांडिक मामले और वे मामले जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय वे सुनता है, और जब वो डिस्ट्रिक्ट जज की अधिकारिता का प्रयोग करेगा तो वो सीपीसी यानी सिविल अधिकारिता का प्रयोग करेगा। तो व्यक्ति तो एक ये हो सकता है। तो ऐसे पट्टे जिनमें जो भाटक की धनराशि है, जो किराया उस पट्टे के अधीन देना है, वो एक निश्चित सीमा तक है। मेरा ख्याल जहां तक हमें याद पड़ता है शायद 1,000 रुपए या ऐसे कुछ है, ठीक है। उस सीमा तक अगर किराया ये पट्टे की संविदा में देय है तो फिर उसका संज्ञान कौन करता है? लघुवाद न्यायालय। और किराया नियंत्रण अधिनियम, इसके अंतर्गत किराएदारी ये निर्मित हुई। तो पट्टे की प्रकृति की, ठीक है, वो सारा संव्यवहार पट्टे की प्रकृति का होने के बावजूद उस पट्टे के संबंध में विवाद होने की दशा में किराया नियंत्रण अधिनियम में जो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, जो विहित प्राधिकारी
प्राधिकारी है, यानी जो वो अधिनियम प्राधिकारी विहित कर रहा है, वो विहित प्राधिकारी उस मामले का संज्ञान ये लेता है। और ऐसे पट्टे जो न किराएदारी नियंत्रण अधिनियम से शासित हो रहे हैं और न लघुवाद न्यायालय की अधिकारिता में है, उन पट्टों के निर्माण होने की दशा में यदि कोई विवाद पक्षकारों के मध्य होता है तो उसका संज्ञान कौन करता है? सिविल कोर्ट। ये 3 प्रकार के पट्टे हमें अपनी रेगुलर लाइफ में देखने को मिलते रहते हैं। जब हम एलएलबी कर रहे थे, जब एलएलबी पास आउट होकर, ठीक है, हमने देखना शुरू किया सारे मामलों को, तो हमें बड़ा उलझाव होता था कि मोटे तौर पर किराएदारी क्या है? पट्टा। लेकिन इसके बाद भी एक किराएदारी है, उसके संबंध में मुकदमा कहां चल रहा? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के यहां। अच्छा, प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी वो भी सिविल जज जूनियर डिवीजन वही है। दूसरा प्रकार का पट्टा है, उसका मुकदमा वो भी सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या चल रहा, लेकिन उसे लघुवाद न्यायालय जब वो सुन रहा है तो उसे लघुवाद न्यायालय कहा जा रहा। उस सूट को एससीसी सूट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया मुकदमा, यह कहा जा रहा है। और तीसरे प्रकार का पट्टा, उसका भी मुकदमा सिविल जज जूनियर डिवीजन क्या चल रहा और वो टीपीएस शासित हो रहा है। अब ये तीनों का अंतर ये समझे में नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि आखिर समस्या क्या है। बाद में धीमे धीमे जब चीजों को देखा और समझा, तब बात पता लगी कि पट्टे, ठीक है, पट्टे का संव्यवहार 3 प्रकार के नामों से अभिज्ञात होने लगता है। मूलतः वो पट्टे का ही संव्यवहार है, लेकिन प्रीमियम, भाटक, किराया, इसकी धनराशि एक निश्चित सीमा तक यह दी गई और उसके निर्माण की प्रक्रिया यदि रेंट एंड कंट्रोल एक्ट इसके द्वारा शासित हुई है तो उस पट्टे के संबंध में एक विशेष नाम कानून के द्वारा उसे दिया जाता है, किराएदारी। और उसके संबंध में विवाद होने पर जो मुकदमा है वो विहित प्राधिकारी के यहां लाया जाता है। और नो डाउट विहित प्राधिकारी सिविल जज जूनियर डिवीजन ही है, लेकिन उस समय जिस समय वो ऐसे किराएदारी के संबंध में विवाद सुन रहा है, उस समय वो सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं है, बल्कि उस एक्ट के अंतर्गत क्या है? प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। उस समय वो सिविल जज जूनियर डिवीजन की अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। उस समय वो सिर्फ उसी अधिकारिता का प्रयोग कर सकता है जो संबंधित अधिनियम के द्वारा उसे दी गई है। उसके द्वारा, उसके सिवा वो किसी अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। अगर किराएदारी, ठीक है, ये निर्मित की गई है लेकिन रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के मुताबिक निर्मित नहीं हुई, वो जिस ढंग से किराएदारी का निर्मित होना बताता है उस ढंग से वो किराएदारी निर्मित नहीं है। लेकिन जो किराए की धनराशि है, ठीक है, वो कम है, तो फिर स्मॉल कॉजेज, ठीक है, कोर्ट ये उसका संज्ञान लेगा। उसके लिए भी एक विशेष अधिनियम बना हुआ है, नाम इस समय हम मिस कर रहे हैं, कल की क्लास में देख के बता भी देंगे। उसके अंतर्गत, ठीक है, स्मॉल कॉजेज कोर्ट इसका गठन होता है और उसकी संभवतः धारा 15 या 16 है, संभवतः, ठीक है। हम जब भी किसी भी एक्ट के, ठीक है, बेयर प्रोविजन बोल रहे हैं तो उसमें गलती स्वाभाविक है, क्योंकि हर समय बेयर प्रोविजन हम देख रहे हो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो उस एक्ट के प्रोविजन में यह लिखा है कि अगर किराए की जो राशि है वो इतनी है, तब फिर इस एक्ट के अंतर्गत
ठीक है, निर्मित होने वाले पट्टों के संबंध में सुनवाई ये सिविल कोर्ट में नहीं होगी। और चूंकि उस अधिनियम में लिखा है इसलिए सीपीसी के सेक्शन 9 ये लागू हो जाएगी। सीपीसी सेक्शन 9 कहता है कि प्रत्येक सिविल वाद ये सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है, केवल उन वादों को छोड़कर जो ठीक है सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं है। ऐसी घोषणा अभिव्यक्त रूप से या विविक्षा से, आवश्यक विविक्षा से किसने, कानून ने की है। और सिविल वाद कौन से हैं ये उसके स्पष्टीकरण में बताया गया है। संपत्ति से संबंधित वाद सिविल वाद ये है, और पट्टे से संबंधित वाद ये सिविल वाद है। लेकिन चूंकि संबंधित अधिनियम ये घोषित कर रहा है ये एक निश्चित किराए की धनराशि वाले पट्टे ये सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं होंगे, बल्कि इनका संज्ञान एक विशेष न्यायालय, लघुवाद न्यायालय जो इस एक्ट के अंतर्गत गठित किया जाएगा वो लेगा, तो फिर वही लेंगे। आप कचहरी जाएंगे, वहां वकील साहब कहेंगे ये सीसी छूट है। अब समझे में नहीं आता ये सीसी छूट यानी क्या। अब ये सीसी छूट अगर है तो उस पर भी प्रक्रिया सीपीसी की लागू नहीं होगी, क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है ही नहीं। अब ये ठीक है कि लघुवाद न्यायालय के रूप में भी सिविल जूनियर डिवीजन के न्यायालय को ही एक्नॉलेज किया जा रहा है, लेकिन उस समय जब वो ठीक है लघुवाद न्यायालय के द्वारा संज्ञान के योग्य सूट की सुनवाई करेगा, उस समय वो उस अधिकारिता का प्रयोग करेगा जो संबंधित अधिनियम ने उसे दी है। वो सीपीसी की अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसी सीमा तक करेगा जिस सीमा तक सीपीसी के प्रोविजन या सीपीसी की ताकत का उपयोग करने की अनुमति संबंधित अधिनियम ने उसे दी है। जैसे हिंदू लॉ लिखता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत विचारणीय मामलों में ठीक है सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा जो प्रक्रिया विहित की गई वो लागू होगी, तो सीपीसी वहां लागू हो रही है। लेकिन हिंदू ठीक है मैरिज एक्ट उसके प्रोविजंस के प्रभाव से लागू हो रही है, इसलिए थोड़ी लागू हो रही है कि वो सिविल मामला है। ठीक है, क्योंकि सिविल मामला है ही नहीं। संपत्ति संबंधी और पद संबंधी दो ही मामले सिविल मामले हैं, लेकिन फिर भी हिंदू लॉ पर सीपीसी, हिंदू लॉ पर यानी हिंदू लॉ के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले विवादों पर सीपीसी लागू हो रहे। क्यों? हिंदू लॉ कहता है इसलिए। और हिंदू लॉ पूरी सीपीसी को लागू न करे, ठीक है, ऐसा बहुत सारे एक्ट लिखते हैं कि साक्षियों को आहूत करने के संबंध में, दस्तावेजों को पेश करने के संबंध में जो सीपीसी की ताकतें हैं वो संबंधित न्यायालय को होंगी, तो बस उतनी ही होंगी, उसके अलावा नहीं होंगी। ठीक है, तो यह सीसी सूट ये ऐसे पट्टे के संबंध में प्रस्तुत किया गया मुकदमा है जिसमें किराए की रकम ये संबंधित अधिनियम द्वारा बताई गई सीमा के भीतर है, और जिसका निर्माण ठीक है जिस पट्टे का निर्माण किराए से संबंधित जो विनियम है, किराए से संबंधित किराएदारी को रेगुलराइज करने के लिए जो अधिनियम निर्मित हुए उनके अंतर्गत उसका निर्माण नहीं हुआ। इन दोनों बातों को छोड़कर शेष पट्टे ये आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इससे विनियमित होता है, और इनके संबंध में कोई विवाद पैदा होने पर जो मसला सुना जाएगा वो सिविल कोर्ट में सुना जाएगा, क्योंकि वो संपत्ति से संबंधित विवाद होगा। ठीक है, इस बात को समझने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कठिनाई होती है। जब आप न्यायालय जाते हैं, कचहरी जाते हैं, कोर्ट जाते हैं, तो आपको बड़ी समस्या होती है कि किसी पट्टे के संबंध में किराए ठीक है आपका रेंट एंड कंट्रोल एक्ट वो लागू हो रहा, किसी पट्टे के संबंध में लघुवाद न्यायालय ठीक है उसके द्वारा मुकदमा ये सुना जा रहा है।
और किसी पट्टे के सामने टीपीए का प्रोविजन ये लागू हो रहा है। तो तीनों बातें अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में मूल रूप से जो व्यवहार है वो पट्टे की प्रकृति का होता है। और पट्टा काय का होगा? स्थावर संपत्ति का। बस एक बात और समझने लायक है, और वो जरूर समझनी चाहिए, वो हर बार पूछी जाती है, हर एग्जाम में पूछी जाएगी कि पट्टा और लाइसेंस क्या ये दो अलग अलग चीजें? मीनिंग देयर बाय क्या दोनों के बीच कोई फर्क है? और यदि फर्क है तो क्या है? पट्टा कहां निर्मित होगा? ठीक है, 105 पट्टे की डेफिनेशन देगा, 106 कुछ प्रकार के पट्टों की अवधि इसका निर्धारण करेगा, और 107 बताएगा कि पट्टे कैसे किए जाएंगे। इफ यू वांट टू नो दैट व्हाट इज द लीज, पट्टा क्या है, तो आपको 105 ये पढ़नी होगी। और अगर आप ये जानना चाहते हैं लाइसेंस क्या है, तो हम लोगों ने भारतीय सुखाधिकार अधिनियम ये पढ़ा था। ठीक है, सुखाधिकार अधिनियम का सेक्शन 52, ठीक है, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम का धारा 52 ही थी ना। सेक्शन 52 ये लाइसेंस को परिभाषित कर रही थी कि लाइसेंस क्या चीज है, और लाइसेंस को डिफाइन करते हुए कहा था कि लाइसेंस एक विशेष प्रकार की अनुमति है, ये परमिशन है एक विशेष प्रकार की। और विशेष प्रकार की परमिशन हम क्यों करें? इसलिए क्योंकि ये परमिशन जिस व्यक्ति को दे दी जाती है उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, उस व्यक्ति की संपत्ति पर जिसने ये परमिशन दी है उसकी संपत्ति पर कोई काम करना ये वैध हो जाता है। ठीक है, और यदि ये परमिशन न हो तो उसके द्वारा उसकी संपत्ति पर उस प्रकार का काम करना अवैध माना जाएगा। यानी मोटे तौर पर परमिशन, लाइसेंस, ठीक है, परमिशन कहें लाइसेंस कहें, क्योंकि ये परमिशन जिसके पास होगी उसी को लाइसेंस ही कहेंगे। मोटे तौर पर जो अनुज्ञप्ति या लाइसेंस, इसे हम डिफाइन करते हैं कि अनुज्ञप्ति या लाइसेंस एक ऐसी अनुमति है जिसके आधार पर अनुज्ञप्ति धारक या इस अनुज्ञा के धारक के द्वारा अनुज्ञप्ति दाता या अनुज्ञा के देने वाले व्यक्ति की संपत्ति पर, ठीक है, कुछ करना यह वैध हो जाता है, जबकि यह अनुज्ञा यदि इसके पास न होती तो इसके द्वारा उसकी संपत्ति पर उस प्रकार का काम करना अवैध होता है। इस प्रकार की अनुमति जो इस प्रकार के काम के करने को वैध बना देती है, इसी को लाइसेंस कहा जाता है। आपके घर में पुताई वाला आता है, आप उसे अनुमति देते हैं, इसलिए उसके द्वारा आपके घर में पुताई करना वैध है। अदरवाइज वो अत्याचार का दोषी यह हो सकता है, ठीक है, उसके द्वारा पुताई करना अवैध होता है। लेकिन चूंकि आपने अनुमति दी है, इसलिए ये काम जो वो आपकी संपत्ति पर करेगा ये वैध माना जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अनुमति कार्य विशेष के संबंध में दी जाती है, और कार्य विशेष संपन्न होते ही वह अनुमति समाप्त हो जाती है। अनुमति अभिव्यक्त होती है, अनुमति विविक्षित होती है। विविक्षित जिसे अंग्रेजी में इंप्लाइड कहते हैं, कहीं भी यह शब्द आ जाएगा तो इसका अर्थ ये इस प्रकार निकाला जाता है, आचरण के माध्यम से।
यानी अनुमति आप अपने आचरण के माध्यम से भी दे सकते हैं। कोई व्यक्ति आपके कमरे में प्रवेश किया, आपने कोई आपत्ति नहीं उठाई, तो आपका आचरण यह दर्शित करता है कि आपने उसे अनुमति दे रखी है। दैट इज वाई ऑन द entrance of that person you are making no objection, आप कोई ऑब्जेक्शन ये कर ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब इंप्लाइड लाइसेंस उसे है। अनुमति अभिव्यक्त हो सकती है, अनुमति विवक्षित हो सकती है, अनुमति पैसे लेकर भी हो सकती है, लेकिन फिर भी अनुमति से संपत्ति का अंतरण ये उस व्यक्ति के पक्ष में नहीं होता जिसे इस प्रकार की अनुमति दी जाती है, जिसे कानून की भाषा में लाइसेंस या अनुज्ञप्ति ये नाम दिया जाता है। और पट्टे में यही फर्क है, पट्टा संपत्ति का अंतरण है। ठीक है, पट्टे में संपत्ति का अंतरण हो रहा है। और संपत्ति हमने कहा था दो प्रकार की होती है, जो सांपत्तिक अधिकार हैं उन्हें भी संपत्ति ही माना जाता है। बंधक में भी जो संपत्ति की काय है, ठीक है ना, यानी प्रॉपर्टी की काय या प्रॉपर्टी की कार्पस, ये क्या चीज होती है? मकान जो आपको दिखाई दे रहा है ये संपत्ति की काय है, ये कार्पस ऑफ द प्रॉपर्टी है। और मकान पर मेरा जो स्वामित्व का अधिकार है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, वह भी संपत्ति ही है। ठीक है, तो संपत्तियां दो प्रकार की हैं, मूर्त हैं, अमूर्त भी हैं। स्वामित्व का अधिकार यह संपत्ति ही है, और अगर स्वामित्व का अधिकार हम किसी के पक्ष में अंतरित कर दें तो संपत्ति का अंतरण ही कहा जाएगा, क्योंकि सेक्शन 5 क्या कहता है? संपत्ति का अंतरण का मतलब है एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को स्वयं को प्राप्त सांपत्तिक हित का अंतरण। तो ये संपत्ति का अंतरण ये कहलाएगा। पट्टे में आप देखें कब्जे और उपभोग, इसका अंतरण होता है। और बंधक में क्या अंतरित होता था? पूर्वबंध और विक्रय करा लेने का हक, ये ट्रांसफर होता था। इसलिए बंधक भी संपत्ति का अंतरण था और पट्टा भी संपत्ति का अंतरण है, क्योंकि कब्जा और उपभोग हम लोग अभी देखेंगे पट्टे में ट्रांसफर होगा, अनुज्ञप्ति में कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ, कोई कब्जा कोई उपभोग ये ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हुए? सिर्फ अनुमति दी गई, किसके द्वारा? लाइसेंसर के द्वारा लाइसेंसी को, कि आप मेरी भूमि पर आकर वो काम कर सकते हैं, ठीक है, जिसके बारे में आपको अनुज्ञप्ति या लाइसेंस दिया जा रहा है। और चूंकि वो उस काम को आपकी संपत्ति पर आपके द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति या अनुमति के आधार पर करेगा, इसलिए उसके द्वारा आपकी संपत्ति पर उस प्रकार का काम किया जाना है, यह अवैध नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके पक्ष में संपत्ति का किसी प्रकार का कोई अंतरण हुआ हो, नहीं। तो अनुज्ञप्ति ये क्या है? इसी आधार पर पट्टे से प्रमुख तौर पर भिन्न है। एक मुख्य अंतर यह है कि अनुज्ञप्ति में संपत्ति का अंतरण नहीं होता, पट्टे में संपत्ति का अंतरण यह होता है। और पट्टे में चूंकि संपत्ति का अंतरण होता है, इसलिए अगर उपपट्टेदार इसकी नियुक्ति करना पट्टा विलेख में स्पेसिफिकली यानी विनिर्दिष्टतः रोका नहीं गया है, तो पट्टेदार स्वयं को प्राप्त कब्जे और उपभोग के अधिकार का किसी अन्य व्यक्ति को अंतरण भी कर सकता है, और वह व्यक्ति उपपट्टेदार यह समझा जाएगा, क्योंकि उसके पक्ष में कब्जा और उपभोग
अंतरित हो गया। हाँ, क्योंकि पट्टे का जन्म संविदा के माध्यम से होगा, इसलिए पट्टाकर्ता ये भी कर सकता है कि वो पट्टेदार इसकी नियुक्ति किए जाने पर रोक लगा दे। यदि ऐसा हुआ तब बात अलग है, लेकिन अनुज्ञप्ति इसका अंतरण नहीं होता। यह प्रमुख अंतर है। आपको मिली अनुज्ञप्ति, आप किसी और को अंतरित कर दो, ये नहीं। अनुज्ञप्ति व्यक्तिगत है, ये आप ही को मिली है, आप इसका ट्रांसफर नहीं कर सकते। जबकि पट्टा संपत्ति का अंतरण है, इसलिए फर्दर अगर इसके अंतरण पर रोक नहीं लगी है तो आप अंतरण कर भी सकते हैं। ठीक है, पट्टा निश्चित अवधि का होगा, अनुज्ञप्ति भी निश्चित अवधि की हो सकती है। लेकिन प्रमुख अंतर यह है कि पट्टा करता या पट्टा, ठीक है, पट्टेदार, इसकी मृत्यु पर पट्टा खत्म नहीं होगा। ठीक है, पट्टा करता या पट्टेदार की नियुक्ति पर पट्टा समाप्त नहीं होता, या संपत्ति का कोई फर्दर ट्रांसफर कर देने से, ठीक है, पट्टा खत्म नहीं होता। पट्टेदार का हित, जैसे तुम मकान बेच देते हो, उसमें किराएदार होता है, तो नया किराएदार आएगा तो किराएदारी समाप्त थोड़ी मान ली जाएगी। ठीक है ना, किराएदारी है तो पट्टे का ही एक स्वरूप। ठीक है, तो पक्षकारों के द्वारा संपत्ति का फर्दर ट्रांसफर करने से, ठीक है, पट्टा खत्म नहीं होता। जबकि या किसी की मृत्यु हो जाने से किसी पक्षकार की, वो समाप्त तो नहीं होता। जबकि अनुज्ञप्ति के साथ ऐसा नहीं। अनुज्ञप्ति दाता ये मर जाए, ये जिसको अनुज्ञप्ति दी गई थी वो मर जाए, अनुज्ञप्ति खत्म, संपत्ति का ट्रांसफर हो जाए, प्रॉपर्टी ये अगर ट्रांसफर की गई तो भी अनुज्ञप्ति समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है, अब चूंकि पट्टा ये संपत्ति का अंतरण है, इसलिए पट्टेदार के हक और हकूक में, यानी उसके अधिकारों में अगर आप हस्तक्षेप करो तो पट्टेदार के हित की रक्षा के लिए पट्टाकर्ता भी मुकदमा ला सकता है, क्योंकि पट्टाकर्ता अंततः स्वामी है, ठीक है, संपत्ति का। लेकिन पट्टेदार स्वयं भी मुकदमा ला सकता है। कोई पट्टेदार है, उसके कब्जे में हस्तक्षेप आप करो, पट्टेदार अपने ही हक से मुकदमा ले आएगा। लेकिन अनुज्ञप्ति हमने आपको दिया, लाइसेंस हमने आपको दिया है, और अगर कोई आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करे तो आप स्वयं मुकदमा नहीं ला पाएंगे, क्योंकि आपके पक्ष में कोई संपत्ति का अंतरण हुआ ही नहीं है। आपको हमसे ही शिकायत करनी होगी कि अमुक व्यक्ति हमें काम नहीं करने दे रहा, हम ही मुकदमा ला पाएंगे। तो दीज आर द डिफरेंसेस, ठीक है, जो अनुज्ञप्ति और पट्टे में मुख्यतः फर्क है। अनुज्ञप्ति संपत्ति का अंतरण नहीं है, पट्टा संपत्ति का अंतरण है। ठीक है, पट्टा निश्चित अवधि का होगा, अनुज्ञप्ति भी निश्चित अवधि की हो सकती है। ठीक है, किंतु पट्टा यह समाप्त नहीं होता, चाहे पट्टाकर्ता की मृत्यु हो जाए चाहे पट्टेदार की, जबकि अनुज्ञप्ति के साथ यह स्थिति नहीं है। पट्टा ग्रस्त संपत्ति का कोई आगे अंतरण किए जाने की दशा में पट्टा खत्म नहीं होता, जबकि अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाएगी अगर संपत्ति ट्रांसफर हो जाए। पट्टेदार अपने हित में हस्तक्षेप किए जाने की दशा में किसी व्यक्ति के द्वारा अपने ही हक से मुकदमा ला सकता है, जबकि अनुज्ञप्तिधारी मुकदमा नहीं ला सकता। ठीक है, ये प्रमुख अंतर पट्टा और अनुज्ञप्ति के बीच निकल कर आते हैं। अब एक चीज हमेशा के लिए समझेंगे कि चीजें तत्व में जो होंगी, चीजें वही होंगी। आप किसी चीज को कुछ कहकर पुकारने लगो तो आपके पुकारने से उस चीज में
उस चीज के गुण पैदा नहीं हो जाएंगे जिस नाम से आप किसी चीज को पुकारना ये शुरू कर दोगे। चूना चूना ही रहेगा। चूने को आप दही कहकर ये पुकारना शुरू कर दो। अगर आप चूने को दही कहकर पुकारना शुरू कर दो तो चूने में दही के गुणधर्म ये पैदा तो नहीं हो जाएंगे। आपके पुकारने से वस्तु अपने मूल गुणधर्म को बदल दे, ये कभी नहीं होगा। वस्तु का जो मूल गुणधर्म है वो वही रहने वाला है जो उसका मूल गुणधर्म है। आप उसे किस नाम से पुकारते हो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। जो मूल रूप से अनुज्ञप्ति है उसे आप पट्टा कहकर पुकारना शुरू कर दो तो वो पट्टा नहीं हो जाएगा, और जो मूल रूप से पट्टा है उसे आप अनुज्ञप्ति कहना शुरू कर दो तो वो अनुज्ञप्ति नहीं हो जाएगी। अब न्यायालय के सामने हमेशा विवाद आता है। कोर्ट के सामने दिक्कत यह होती है कि हमेशा डिस्प्यूट आता है। अब चूंकि पट्टेदार इसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण यह हुआ होता है, अनुज्ञप्ति का जो धारक है यानी जो लाइसेंसी है उसके पक्ष में संपत्ति का अंतरण होता ही नहीं। इसके पट्टा जो धारण कर रहा है अर्थात जो पट्टेदार है उसकी स्थिति ज्यादा बेहतर है अनुज्ञप्ति धारक की तुलना में, क्योंकि पट्टा निश्चित अवधि का है। लाइसेंस यह भी निश्चित अवधि का होता है, लेकिन सामान्यतः लाइसेंस निश्चित अवधि का नहीं होता। सामान्यतः जब चाहो रिवोक कर दो, ठीक है। और निश्चित अवधि का भी अगर लाइसेंस है तो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ईजमेंट एक्ट में कि निश्चित अवधि का लाइसेंस भी किसी समय खत्म किया जा सकता है, लेकिन आपके द्वारा अवधि के बारे में जो एश्योरेंस दिया गया था किसे, लाइसेंसी को, उस एश्योरेंस के भरोसे अगर उसने कोई काम शुरू कर दिया है तो बीच में लाइसेंस खत्म करने से उसका जो नुकसान होगा उसकी प्रतिपूर्ति ये आपको करनी पड़ेगी। लेकिन लाइसेंस किसी भी समय खत्म हो सकता है। ऐसा नहीं कि लाइसेंस खत्म नहीं हो सकता, वो किसी भी समय खत्म हो जाएगा, लेकिन पट्टा किसी समय खत्म नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि पट्टा संपत्ति का अंतरण है। इसलिए हमेशा लाइसेंसी, ठीक है, थोड़ी खराब स्थिति में है पट्टेदार की तुलना में। अब आपने तो किसी को लाइसेंस दिया, निश्चित अवधि का दे दिया, उसने आपके एश्योरेंस पर जो अवधि के संबंध में आपने दिया है कोई काम शुरू कर दिया, अब आप लाइसेंस खत्म कर रहे हैं। नो डाउट वो प्रतिपूर्ति का हकदार है, लेकिन वो, ठीक है, देखिए आपको कंपनसेशन कितना भी दे दिया जाए काम तो आगे के लिए बंद ही हो जाएगा, और वो चाहता है हमारा काम चालू रहे, इसलिए वो क्या कहना शुरू कर देगा, हम तो पट्टेदार हैं, ठीक है, वो तो ये कहना शुरू कर देगा कि हम पट्टेदार हैं। आपने एक को पट्टा दे रखा है, अब आपको उस जमीन की आवश्यकता है, पट्टा तो निश्चित अवधि का है और उस निश्चित अवधि से पूर्व भी पट्टा समाप्त हो सकता है, लेकिन वो आपकी मर्जी पर समाप्त नहीं हो सकता। उस निश्चित अवधि से पूर्व भी पट्टा समाप्त हो सकता है, लेकिन वो आपकी मर्जी पर नहीं है। वो धारा 111 में बताई गई जो बातें हैं उनके आधार पर ही, ठीक है, ये समाप्त हो सकता है। उसके अलावा, ठीक है, वो समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पट्टे
पट्टा कैसे खत्म होगा, इसके बारे में टीपीए में ही व्यवस्था ये बताई गई है। उन्हीं तरीकों से पट्टा खत्म होगा और कोई तरीका नहीं। अब पट्टेदार के तौर पर आप चाहते हैं समाप्त हो जाए, तो आपने दिया तो पट्टा है, लेकिन बताएंगे हमने तो लाइसेंस दिया था। ठीक है, आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो आप बताएंगे हमने तो लाइसेंस दिया था। ठीक है, और लाइसेंस किसी भी समय खत्म हो जाएगा। तो इसलिए विवाद ये हो सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए विलेख पर गलती से पट्टा लिख गया जबकि वो लाइसेंस था। ठीक है, या विलेख पर लाइसेंस लिख गया, इनफैक्ट वो पट्टा था। तो ये तो पक्षकारों का आशय तय करेगा ना, क्योंकि संविदा पहले होगी फिर वो लेखबद्ध की जाएगी। संविदा तो पहले होगी ना, और इस दली पक्षकारों ने जो कुछ किया था वह पट्टे की संविदा थी, और विलेख पर जो कुछ लिखा गया, ठीक है, वह लाइसेंस लिख गया। ठीक है, नाम पट्टा विलेख न रखकर विलेख का नाम क्या लिख गया, लाइसेंस। तो नाम बदल जाने से, ठीक है, किसी भी वस्तु के गुणधर्म ये नहीं बदलते, है तो वो पट्टा ही। ठीक है ना, इसीलिए सिद्धांत ये उभर कर सामने आया है कि नाम कुछ भी हो, किसी भी विलेख का नाम कुछ भी हो, न्यायालय यह परीक्षित करेगा कि इनफैक्ट ये जो विलेख हमारे समक्ष रखा है ये पट्टा विलेख है या, ठीक है, अनुज्ञप्ति का विलेख है, और तदनुसार ही पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण ये करेगा। ठीक है, नामों से कुछ नहीं होता। और ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे से लोग होते हैं, जिन्हें समाज में पढ़े लिखे होने की मान्यता प्राप्त होती है, होते तो नहीं है पढ़े लिखे, ठीक है, उन्हें यह बात बड़ी अजीब सी लगती है कि लिखा तो इस पर पट्टा विलेख, और न्यायालय कह रहा नहीं तो ये तो है ही नहीं पट्टा विलेख। न्यायालय कहता नहीं नहीं ये तो लाइसेंस है। तो उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि ऐसा कैसे हो गया। ठीक है, वो बताते हैं कि साहब ने तो पैसे ले लिए होंगे। ये वकील लोग झूठ बोलते हैं, उनके पास दो ही तर्क हैं। उन्हें यह समझ में आने में मुश्किल है कि पहले संविदा होती है और फिर वो लेखबद्ध की जाती है, और यह संभव है कि संविदा कुछ और हुई थी, लिख कुछ और गया, तो जो हुई थी संविदा मान्यता तो उसको मिलेगी जो साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आया। वो ये दर्शित करता है कि जो कुछ लिखा हुआ है ये तय नहीं हुआ था। ये जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पढ़ने से, संबंधित परिस्थितियों को देखने से यह पता लगता है कि यह अनुज्ञप्ति का मामला ही नहीं है, ये तो पट्टे का मामला है। ठीक है ना, तो फिर ये कैसे डिसाइड हो सकता है कि ये अनुज्ञप्ति है? वो तो पट्टा ही है, या वो अनुज्ञप्ति है, पट्टा नहीं है, नाम कुछ भी लिखा हो। ठीक है, तो किसी विलेख के कुछ नाम लिख जाने से कुछ तय नहीं होता। आप अपनी किताबें देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि कोई विलेख किसी भी नाम से लिख दिया गया हो, पट्टा नाम से लिख दिया गया हो, अनुज्ञप्ति नाम से लिख दिया गया हो, मूल रूप से वो वही रहेगा जो उसे होना चाहिए। ठीक है ना, इस प्रकार की स्थिति आपकी किताबों में है। और पक्षकारों का जो मूल आशय उस विलेख को निर्मित करने के पीछे था, उसी आशय के मुताबिक उस विलेख का पट्टे के रूप में, पट्टा विलेख के रूप में या अनुज्ञप्ति के रूप में अर्थान्वयन किया जाएगा। और ये विलेख पट्टा है या अनुज्ञप्ति, इसे तय करने में न्यायालय पक्षकारों के आशय, विलेख में जो कुछ लिखा है उसको, ठीक है, सबको ध्यान में रखें। देखिए, अनुज्ञप्ति किसी काम को करने के लिए और फॉर टाइमिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए ये लिखा है
ये विलेख में कि 50 साल तक ये काम इस संपत्ति पर करते रहेंगे, प्रति माह ये इतना, ठीक है, काम करने के एवज में, संपत्ति का उपभोग करने के एवज में इन्हें देंगे, कब्जा इन्हीं के पास रहेगा। कोई इस पर कब्जा करे अन्य व्यक्ति, ठीक है, तो ये मुकदमा कर सकेंगे। और लिखा यह है कि ये अनुज्ञप्ति होगी। ऊपर क्या लिखा है? लाइसेंस, ठीक है ना। मैं अमुक व्यक्ति इनको लाइसेंस देता हूं, शब्द ये प्रयोग है, ठीक है, लेकिन ये लाइसेंस दिख कहां रहा है? ये तो पट्टा दिख रहा है। लाइसेंस 50 साल का एक बार में थोड़ी होता है। लाइसेंस में किसी को अपने हक से मुकदमा लाने की अनुमति ये थोड़ी होती है। लाइसेंस में कब्जे का ट्रांसफर थोड़ी होता है, ठीक है ना। ये दिख क्या रहा है? जबकि शब्द क्या प्रयोग हुए? लाइसेंसी और लाइसेंसर, ठीक है, तो इससे लाइसेंस तो नहीं हो जाएगा। पक्षकारों का आशय स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वे पट्टा निर्मित करना चाहते थे। और हिंदुस्तान जैसे, ठीक है, कम पढ़े लिखे लोगों के देश में, और यहां तो जो पढ़े लिखे वो भी कम ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो यहां तो और भी सजग होना पड़ेगा, क्योंकि यहां तो लोग समझा देंगे उसे कि अरे पट्टा और लाइसेंस बात तो एक ही है भाई, बात तो एक ही है। लिखेंगे लाइसेंस, लिखवा देंगे पट्टा, पट्टा लिखेंगे लाइसेंस, लिखवा देंगे। तो यहां ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि विलेख पक्षकारों के आशय के मुताबिक 105 डिफाइन करता है पट्टे को। पट्टा है क्या? तो पट्टे को डिफाइन करने में उसने क्या कहा? उसने कहा कि स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है। स्थावर संपत्ति का पट्टा क्या है? संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का यह अंतरण है। अब क्योंकि उपभोग का अधिकार अंतरित हो रहा, तो पट्टा संपत्ति का अंतरण ये बन गया। कहता पट्टा, स्थावर संपत्ति का पट्टा ऐसी संपत्ति का उपभोग करने के अधिकार का ऐसा अंतरण है जो एक अभिव्यक्त या विविक्षित समय के लिए, ठीक है, अभिव्यक्त यानी 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने, ठीक है, यह विविक्षित समय। उन्होंने कहा पहली बर्फबारी जब होगी तब तक के लिए, यह पहली बरसात जब होगी तब तक के लिए, ठीक है, अभिव्यक्त या विविक्षित समय, ठीक है ना। यह शाश्वत काल के लिए, ठीक है, यानी पट्टा हमेशा निश्चित अवधि का होगा। वह अवधि अभिव्यक्त है, वह अभिव्यक्त निश्चित किए जाने योग्य है यानी विविक्षित है। यह शाश्वत काल के लिए, यूनिवर्सल, हमेशा रहेगा पट्टा तुम्हारे पास। अब आप कहोगे हमेशा रहेगा पट्टा, तो फिर स्वामित्व के अंतरण और पट्टे में फर्क क्या बचा? तो पट्टा हमेशा ही रहेगा आपके पास, फिर भी फर्क है, क्योंकि स्वामित्व का अधिकार अनन्य अधिकार है। एक बार स्वामित्व आपके पास किसी वस्तु का पहुंच गया, अब दूसरा कुछ नहीं कर सकता उसमें। जबकि पट्टे में आपको हमेशा किराया देना है, भाटक देना है, और पट्टा विलेख में जो शर्तें लिखी है पट्टे की, वो हमेशा पालन करनी है। और अगर आपने नहीं की तो पट्टा भले ही शाश्वत काल का हो, आप किसी भी समय बाहर कर दिए जाएंगे संपत्ति से। इसलिए पट्टा शाश्वत काल का है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आप संपत्ति के मालिक हो गए, रहेंगे आप पट्टेदार ही, ठीक है ना। इसीलिए कहता है शाश्वत काल के लिए किसी कीमत के जो दी गई है, यह जिसे देने का वचन दिया गया है, अथवा धन या फसलों के अंश या सेवा या किसी अन्य मूल्यवान वस्तु के जो कालावधीय रूप से या विनिर्दिष्ट अवसरों पर अंतरति द्वारा जो उस अंतरण को ऐसे निबंधनों पर प्रतिग्रहित करता है, अंतरक को की या दी जानी है, प्रतिफल के रूप में किया गया है। पट्टा क्या है? संपत्ति का ऐसा अंतरण है, ठीक है, जो काहे के बदले किया गया है? संपत्ति के उपभोग के अधिकार का अंतरण है। कहता है पट्टा संपत्ति के उपभोग करने का के अधिकार का अंतरण है, और यह निश्चित अवधि का है। इसकी दूसरी विशेषता क्या है? ये निश्चित अवधि का है। वो निश्चित अवधि अभिव्यक्त हो सकती है, विविक्षित हो सकती है, ठीक है, या फिर शाश्वत काल की हो सकती है। लेकिन पट्टा हमेशा, ठीक है, प्रतिफल के बदले किया जाएगा। और प्रतिफल किस किस रूप में दिया जा सकता है?